हेलो दोस्तों। आज ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे पर्वतों के प्रकार और विभिन्न प्रकार के पर्वत कौन कौन से हैं जो मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पर्वत किसे कहते हैं, इसमें बताया गया है कि पर्वत किसी सतह पर आकस्मिक पर्वत क्या होते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह पर आकस्मिक तरीके से उभरा हुआ ऊंचा उठा हुआ पर्वत कहलाता है। जिन पर्वतों की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है उन्हें पर्वत माउंटेन की श्रेणी में रखते हैं, और जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है उन्हें पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे। इसमें आगे क्या कहा गया है। पर्वत धरातल पर स्थित रचना है जिसका आधार चौड़ा होता है और ऊपर का हिस्सा नुकीला होता है, जिसे पर्वत शिखर कहते हैं। ठीक बात। पर्वतों के प्रकार देखिए, मुख्य रूप से पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत जिन्हें हम भ्रंश पर्वत भी कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत जिन्हें इंग्लिश में रिलेक्ट पर्वत भी रिलेक्ट माउंटेन बोलते हैं, और ज्वालामुखी या संचित पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत या फिर संचित पर्वत एक ही प्रकार के होते हैं। संचित पर्वतों के प्रकार में आता है एक ज्वालामुखी पर्वत। जैसे बालू हो गया, रेगिस्तान में एक जगह इकट्ठी होती रहती है तो उससे भी पर्वतों का निर्माण होता है, तो वो भी संचित पर्वत में आता है। और ज्वालामुखी पर्वत, अगर कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा ठंडा होकर के एक पर्वत का रूप ले लेता है, जिससे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। आगे हम पढ़ेंगे वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या होते हैं, वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण किसी एक विषय पर 2 दिशाओं में जब दबाव पड़ता है तो बीच का भाग में मोड़ उत्पन्न हो जाता है और इस प्रक्रिया को वलन कहते हैं। जब यह दोनों ओर प्रभावी रूप से बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहते हैं, और इस कारण से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कैसे होता है इनका निर्माण, कि जैसे ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। अब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। एक दूसरे की ओर जब ये बढ़ना शुरू करती हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे खिसक के ऐसे ऊपर आती हैं, ऐसे ये ऐसे जाती है, तो इनमें वलन पड़ने लगता है। वलन कुछ इस तरीके से पड़ता है और ये जो पृथ्वी का भ्रंश होता है ये ऊपर की तरफ उठने लगता है, और इस तरीके से ये कुछ वलित पर्वतों का निर्माण होता है। आज के समय में हिमालय जो है हमारा वलित पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक, आगे यह पर्वत और बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, नवीन होते हैं, इनमें हमेशा कुछ न कुछ इनकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये वलित पर्वत हैं। पृथ्वी के भीतर स्थित जब 2 छोटी प्लेटों हैं पृथ्वी के भीतर स्थित है जब 2 छोटी प्लेट हैं, 2 विभिन्न दिशाओं में खिसकने शुरू करती हैं तो भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश कैसे बनता है, कि जैसे ये पृथ्वी के अंदर एक प्लेट है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर इस तरीके से ये एक प्लेट है और दूसरी ये है। अब ये प्लेटें एक दूसरे की ओर जब खिसकती हैं तो कई बार होता है कि अगर ये विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं इस तरीके से तो बीच वाला हिस्सा नीचे धंस जाता है। ठीक है, और धंस जाने से क्या होता है, इस तरीके से पर्वतों का निर्माण, ये भ्रंश पड़ जाता है इनमें। ठीक है, और घाटियाँ बन जाती हैं आसपास, तो हम कह सकते हैं कि ये भ्रंश पर्वतों का इस तरीके से निर्माण होता है। कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जैसे विंध्याचल अपने भारत में और सतपुड़ा किसके उदाहरण हैं, ये उदाहरण हैं भ्रंश पर्वतों के। और इस प्रकार जो बनने वाली घाटियाँ होती हैं उनको भ्रंश घाटियाँ कहते हैं। इनको इंग्लिश में ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। जैसे जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, भारत में सतपुड़ा। ठीक है, ये सब भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं। आगे हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथ्वी से मैग्मा बाहर निकलता है। जब यह मैग्मा पृथ्वी की धरातल पर ठंडा हो जाता है और जम जाता है तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे ये पृथ्वी का क्या है, क्रस्ट है। अब यहाँ से मैग्मा बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर क्रस्ट कहीं से कमज़ोर पाई जाती है तो वहीं से क्रस्ट टूट जाती है, और टूटने के बाद ये मैग्मा बाहर आता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के कई सालों बाद ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण होता है जिसे हम
ज्वालामुखी पर्वत कह सकते हैं। तो इस तरीके से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे ज्वालामुखी का एक उदाहरण हम मान सकते हैं कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। तो ये ज्वालामुखी पर्वत का ही एक उदाहरण है। लाखों वर्षों पहले विशाल पर्वत अनेक भौतिक कारणों के कारण अपक्षय होने के कारण आज के समय अनेक अवशेष बचे हैं, जिन्हें हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? देखो, अवशिष्ट पर्वतों को हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई पर्वत किसी समय में इस तरीके से ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे, कई सौ सालों बाद काफ़ी कुछ परिवर्तन के बाद अब ये पर्वत अपने सिर्फ नाम मात्र के बचे हैं। इस तरीके से मतलब रिलेक्ट हो गए हैं, कम हो गए हैं, या कह सकते हैं कि घिस गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। इन पर्वतों को हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं जैसे भारत का अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला आज एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली ही है। अब जैसे दिल्ली में हम रायसीना हिल्स देखते हैं, राजस्थान में हम माउंट आबू देखते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये अरावली के ही पार्ट हैं बचे हुए। ठीक है, एक समय में पूरी पर्वतमाला यहाँ से वहाँ तक हुआ करती थी, आज रिलेक्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। एक कह सकते हैं कि अपने बस अवशेष के रूप में बची है, इसीलिए इसे हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी, अगर हम सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो एशिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रस है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी माउंट केसियुस्को है। और अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ है, जो एल्सवर्थ पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। विश्व की कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो अगर हम क्रम से देखें, हिमालय, हिमालय का विस्तृत जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? नेपाल है, भारत है, तिब्बत, विश्व, तो इन क्षेत्र में फैला हुआ है नेपाल, भारत, तिब्बत, चीन। ठीक है, यहाँ तक। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। इंडीज़, इंडीज़ कहाँ है? इंडीज़ दक्षिण अमेरिका में है। अर्जेंटीना, चिली, पेरू। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का ये जो भाग है इस तरीके से, ठीक है, तो ये भाग यहाँ पर ये एंडीज ऐसे इस तरीके से फैली हुई है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आ जाते हैं? इसमें चिली देश, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का पेरू, ठीक है, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, अगर हम सबसे लंबी की बात करें तो कौन सी है? एंडीज। और सबसे ऊंची की बात करें तो कौन सी हो जाती है? हिमालय हो जाती है। ठीक, यूराल, यूराल कहाँ है? यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला, यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, यूराल पर्वत है। रॉकी, रॉकी कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में। हिंदकुश पर्वतमाला अफगानिस्तान में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। अल्ताई, अल्ताई ये मध्य एशिया में है। मध्य एशिया, रूस, मंगोलिया और चीन, इन सब के बीच में ये अल्ताई पर्वतमाला पड़ती है। एटलस पर्वतमाला उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। ठीक है, तो अफ्रीका, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में कौन सी है? एटलस पर्वतमाला है। अगर ये हमारा अफ्रीका का भाग है, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम, ठीक है, लगभग इधर इधर की तरफ ये कौन सी पड़ती है? एटलस पर्वतमाला यहाँ पड़ती है अफ्रीका में। कॉकेसस रूस में है। अलास्का, अलास्का पर्वतमाला अलास्का में है। आल्प्स, आल्प्स भी यूरोप में है। एटलस, एटलस कहाँ है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, विश्व के प्रमुख पर्वत चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यह विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जो कि हिमालय पर स्थित है और नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट हिमालय श्रेणी में नेपाल चीन बॉर्डर पर स्थित है, नेपाल देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, ये नाम याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 1953 में चढ़ाई करने वाले तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी थे। माउंट एवरेस्ट दिवस 19 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 1953 में इसी दिन पहली बार एवरेस्ट फतह हुआ था। तो ये भी याद रखना है, 1953 में पहली बार एवरेस्ट फतह कब हुआ था? 1953 में, क्योंकि इस दिन किसने चढ़ाई किया था माउंट एवरेस्ट में? तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी ने। कर्नल अवतार सिंह चीमा पहले भारतीय थे जो 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े।
बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थीं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। माउंट एकांकागुआ, अगर महिला की बात की जाए भारतीय महिला तो कौन थी? बछेंद्री पाल। और भारतीय सबसे प्रथम भारतीय तो लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा। माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की पश्चिमी गोलार्ध में तथा एशिया के बाहर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहाँ है माउंट एकांकागुआ? जो एशिया में नहीं है, एशिया के बाहर है। और कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। माउंट एकांकागुआ की ऊंचाई 6,959 मीटर है। यह पर्वत चोटी दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना देश में चिली की सीमा में स्थित है। यह पर्वत चोटी इंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो माउंट एकांकागुआ कहाँ है? इंडीज पर्वतमाला में है और अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। माउंट मैकिन्ले की ऊंचाई 6,194 मीटर है। माउंट मैकिन्ले को माउंट देनाली के नाम से भी जाना जाता है। अलास्का पर्वत श्रृंखला में है, यूएसए में है। माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रस काकेशस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। माउंट एल्ब्रस रूस के यूरोप वाले हिस्से में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 5,642 मीटर है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है इन पर कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। और अगर सबसे ऊंची की बात की जाए तो हिमालय है। रॉकी पर्वत कहाँ है? रॉकी पर्वत आपका अमेरिका महाद्वीप में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? अगर भारतीय महिला की बात की जाए तो बछेंद्री पाल थी। कंचनजंगा चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये कंचनजंगा सिक्किम राज्य में नेपाल सीमा पर स्थित है। यह हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। तंजानिया देश की सीमा पर स्थित है। माउंट किलिमंजारो बिना किसी पर्वत श्रृंखला के विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये किसी पर्वत श्रृंखला में नहीं, ये सिर्फ एक चोटी है। तो इस तरीके से आज हमारे पर्वत और पर्वत शिखर से संबंधित कुछ क्वेश्चन से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इनको तैयार रखेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर।